हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। चलिए, मैं भी ठीक हूँ, तभी तो आप लोग को आ रहा हूँ लेक्चर देने। और आप लोग जो है ना आज लाइव डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे, और इसके साथ आप लोग जो है ना हमारे चैनल ग्लोबल कैरियर और ग्लोबल कैरियर को आप लोग फुल वाचिंग कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वैसे सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए और इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए आप लोगों के लिए बहुत ढेर सारा प्यार भरा बधाई हो आप लोगों को। ठीक ना, मैं आप लोगों को बधाई दे रहा हूँ, विश कर रहा हूँ आप लोगों को। और इसके साथ आप लोग फुल वाचिंग कीजिए ताकि मेरा चैनल दोनों मोनेटाइज हो जाए। आइए आज हम क्या देखेंगे, लाइट डॉक्ट्रिन। लाइट डॉक्ट्रिन का पूरा नाम फ्रेडरिक टेम्पल हैमिल्टन ब्लैकवुड था। फर्स्ट मार्क्यूस ऑफ डॉक्ट्रिन एंड आवा था। वो आयरलैंड के एक प्रतिष्ठित कुलीन परिवार से थे और ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे सक्षम कूटनीतिक प्रशासक और वायसरायों में उन्हें गिना जाता था। भारत में उनका कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 तक रहा था। यह काल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति, कांग्रेस का जन्म और ब्रिटिश साम्राज्य की नई नीतियों का समय था। आप लोगों को पता होगा 1885 में कांग्रेस का क्या हुआ था, गठन हुआ था, आप लोगों को पता होगा। जन्म और प्रारंभिक जीवन। जन्म 21 जून 1826 को फ्लोरेंस इटली में इनका जन्म हुआ था। परिवार में कौन कौन था? ये इनका परिवार कहाँ का था? आयरलैंड के कुलीन परिवार से थे ये। इनका परिवार आयरलैंडी था और ये यहाँ पे आ गए थे। कहाँ आ गए थे? इटली में आ गए थे, फ्लोरेंस में इनके माता पिता, और यहीं पे इनका जन्म हुआ। और ये कुलीन संपन्न परिवार से थे ये काफी। शिक्षा उन्होंने प्रतिष्ठित एटन कॉलेज से ली थी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। उसके बाद बचपन से ही उनमें साहित्य, भाषण, कला और प्रशासनिक कुशलता के गुण काफी उनके अंदर विद्यमान थे, निहित थे। मतलब कैसे निहित थे? उन्होंने उस चीज को हासिल किया था। बचपन से ही उनमें साहित्य, भाषण, कला और प्रशासनिक कुशलता के गुण भी देखे जाते थे। युवावस्था में वो राजनीतिक और कूटनीतिक से जुड़े हुए थे। इसके साथ ही प्रारंभिक राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन में वो भारत आने से पहले भी विभिन्न पदों पर रहे थे। ब्रिटिश संसद, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के वो सदस्य रहे और कनाडा के गवर्नर जनरल 1872 से लेकर 1878 तक रहे हो। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ उन्होंने कनाडा के ब्रिटिश साम्राज्य से मजबूती से जोड़े रखने का ये क्या किया था, काम किया था। और रूस और तुर्की में ये ब्रिटिश राजदूत बनकर के गए। जैसे आप लोग भी आईएएस कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप लोग भी आईएफएस बन जाइएगा, और आप लोग भी एम्बेसडर बन के, राजदूत बन के, सफीर बन के यहाँ से चले जाइएगा। आप लोगों को जहाँ से यहाँ गवर्नमेंट आपकी जहाँ पे भी दे देगी, जिस कंट्री में जाना पड़ेगा, आप लोगों को सर्व करना पड़ेगा। और वहां से क्या, देखिए विदेश नीति का जो है ना सबसे बड़ा रोल इन्हीं लोगों का होता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो यही चीज है। अब इसके आगे चलिए। रूस और तुर्की में ब्रिटिश राजदूत, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इन्हीं अनुभवों के कारण इन्हें भारत का वायसराय भी नियुक्त किया गया था। भारत में वायसराय के रूप में कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी तक इनका रहा था। उनका भारत आगमन उस समय हुआ था जब भारत में सामाजिक, राजनीतिक, समझ रहे हैं, चेतना काफी तेजी से बढ़ रही थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनएस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के साथ साथ इस टाइम में क्या हुआ था, साम्राज्यवादी हितों को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कदम जो है ना उठाने पड़ रहे थे। क्या चीज है? ब्रिटिश सरकार को ये कदम उठाना पड़ रहा था कि जो हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं हो कहीं पे। समझ रहे हैं? लेकिन गांधी जी भी लग गए थे। समझ रहे हैं आप लोग? जब यहाँ से गए ना बाहर, बैरिस्टर की जब उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद से गांधी जी आए वहीं से, अफ्रीका से, और यहाँ आंदोलन स्टार्ट हुआ और यहाँ ब्रिटिशों का कान खड़ा हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? नीतियां, पॉलिसीज विथ एनालिसिस क्या था? प्रशासनिक नीतियां, इनमें क्या देखा जाएगा? प्रशासनिक नीतियों में हमें देखने को क्या मिलेगा? इसमें डफरिन साहब के बारे में, भारतीय प्रशासन को किस हिसाब से ये साम्राज्यवादी दृष्टि से किस हिसाब से मजबूत किया था। ये मजबूत, देखिए मजबूत एक तरह से इन लोगों ने किया भी था, तो जानते हैं बहुत माल ढुलाई भी किया था यहाँ से ये लोग। समझ रहे हैं आप लोग? तो आज जो यूरोप आज इतना संपन्न है, किसके चलते संपन्न है? हम ही लोग के चलते संपन्न है। कोई कुछ बोले ना तो बोलिएगा। समझ रहे हैं आप लोग? पीछे मत हटिएगा बोलने में। जहां बोलना चाहिए वहां आप लोग बोलिए, जहां नहीं बोलना चाहिए चुप रहिए। देखिए हम लोग तो मौन धारण कर लिए हैं, लेकिन आप लोग बोलिए जब कितना यहाँ से गया था, क्या गया था। हम लोग देखिए आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। जो यहाँ से जो चीज गई है ना,
उसको कैसे लाया जाए आप लोग दिमाग लगाइए, नीति लगाइए। चलिए आगे कुछ नहीं बोलूंगा, आगे चलिए देखते हैं। उन्होंने अंग्रेज अफसरशाही की पकड़ मजबूत करने की कोशिश की थी। भारतीयों को केवल अधीनस्थ पदों पर सीमित रखने पर जोर दिया गया था। विश्लेषण, इससे भारतीय मध्यम वर्ग असंतुष्ट हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति, 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के ये वायसराय थे लॉर्ड डफरिन साहब। बार बार बोल इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पीटी में आ सकता है, हो सकता है आ जाए, और क्वेश्चन यही सब आएगा, आप लोगों को ट्विस्टेड करके घुमा देगा कहीं ना कहीं से, समझ रहे हैं आप लोग। यूपीएससी देखिए स्मार्ट नहीं है, ओवर स्मार्ट है, आप लोग को ट्रिपल स्मार्ट बनना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों का काम होगा। उन्होंने कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा था। उनका मानना था कि कांग्रेस केवल शिक्षित अभिजात वर्ग की संस्था है और जनता को उससे कोई संबंध नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं था, समझ रहे हैं आप लोग। विश्लेषण क्या देखा जाए, डफरिन का यह रवैया कांग्रेस की चुनौती थी और अवसर भी था। कांग्रेस ने मध्यम वर्गीय नेताओं से क्या किया था, उन्होंने शुरुआत की और धीरे धीरे जनता का समर्थन जुटाया था। देखिए अगर कांग्रेस की क्या देखा जाए, कांग्रेस की जो पॉलिसी थी ना, बिल्कुल सॉफ्ट पॉलिसी थी, नेचर जो था ना सॉफ्ट था, कोई हार्ड कोर का नहीं था, समझ रहे हैं आप लोग। अगर हार्ड कोर का होता तो अंग्रेज लोग यहाँ रहता, इतना इतना यहाँ से दोहा नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। जानते हैं सॉफ्ट नेचर के वजह से हुआ। सॉफ्ट नेचर क्या है, सॉफ्ट नेचर होना एक इंसान का जाहिर सी बात है। अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो आप लोगों को सॉफ्ट नेचर का होना जरूरी होना पड़ेगा, या होना है, या जो भी बोलिए आप, या रहिए आप। क्योंकि देखिए लड़ाई से किसी चीज का कोई विकल्प निकलना नहीं है, और जब तक अगर शांति नहीं रहेगी, व्यवस्था सही नहीं रहेगा, समझ रहे हैं, तो यही चीज है। अगर व्यवस्था सही नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आगे हमारा प्रोग्रेस रुक जाएगा, कंस्ट्रक्टिव वर्क होगा ही नहीं, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं। आइए अब क्या देखा जाए, सन और विदेशी नीति में। ये 1885 में तृतीय बर्मा युद्ध हुआ था, उसी टाइम में थर्ड एंग्लो बर्मेज वार हुआ था, जिससे क्या हुआ था, बाद में बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था। उस टाइम में सारा जो था ना ब्रिटिशों के अधीन ही था। विश्लेषण क्या देखेंगे, इससे ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ा और आर्थिक बोझ काफी जो है ना पड़ा हुआ था। और प्रेस और स्वतंत्रता पर नीति, प्रेस जो है ना स्वतंत्र नहीं था। उन्होंने भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोरता के हिसाब से निगरानी की थी। किसी भी प्रकार की राष्ट्रवादी गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। विश्लेषण, इससे भारतीय पत्रकारों और नवजागरण विचारों का क्या हुआ था, असंतोष फैला हुआ था। विचारों में क्या हुआ था, जब विचार में अगर आपके कहीं कोई अगर खोट आ जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हैं आप लोग। अब प्रमुख घटनाएं हम लोग क्या देखेंगे इसमें, इवेंट्स विथ एनालिसिस। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ह्यूम की पहली कांग्रेस बनी हुई थी। डफरिन ने इसे छोटा और महत्वाकांक्षी क्या था, संगठन माना था। विश्लेषण, यह उनके लिए सुरक्षा वाल्व था ताकि शिक्षित भारतीय, समझ रहे हैं, गुस्सा शांतिपूर्ण तरीके से निभाया जा सके, समझ रहे हैं आप लोग। अहिंसावादी तौर पे हम जो है ना अपना विचार रखेंगे, हिंसात्मक होके नहीं रखेंगे। लेकिन आगे चलकर कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य मंच बन गई थी। और 1885 तृतीय बर्मा युद्ध उसी टाइम में भी हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य ने बर्मा पर विजय प्राप्त की थी। डफरिन के नाम से ही मार्क्सिस्ट ऑफ एवा की उपाधि दी गई थी। अब विश्लेषण क्या था, साम्राज्य का विस्तार हुआ था और भारतीय राजकोष पर काफी बोझ पड़ गया था। और ये पड़ने के साथ साथ भारतीय राजकीय राजकोष पे बोझ पड़ने के साथ साथ जो है ना इसका बोझ भी बढ़ता चला गया, और बोझ बढ़ते हुए इतना ज्यादा कर्ज हो गया जिसका हिसाब नहीं। जानते हैं सीमांत नीति क्या है, फ्रंटियर पॉलिसी। इसमें क्या देखेंगे, अफगानिस्तान और रूस के बीच भारत की सुरक्षा के लिए नई रणनीति अपनाई गई थी। विश्लेषण, यह महान खेल ग्रेट गेम का क्या था, एक हिस्सा था, समझ रहे हैं आप लोग। जैसे पूछ दे ग्रेट खेल का गेम का हिस्सा कौन कौन था, तो अफगानिस्तान दे दे, रूस दे दे, ईरान दे दे, भारत दे दे, तो भारत अफगानिस्तान आप लोग रखिएगा, समझ रहे हैं आप लोग। जिससे ब्रिटेन और रूस एशिया में, और रूस को भी उसमें साथ साथ प्रतिस्पर्धात्मक रूप से ले लीजिएगा आप लोग। ये प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, ये समझ रहे हैं आप लोग। इतिहासकार की दृष्टि, हिस्टोरियंस व्यूज क्या है, आरसी मजूमदार डफरिन कांग्रेस को सुरक्षा बल मानते थे। कौन मानता था, डफरिन मानते थे। लेकिन यह उनका दूर की दृष्टि की क्या थी, भूल थी। जैसे इंसान बहुत आगे देखता है ना, 10 साल 20 साल 30 साल पहले, तो कांग्रेस भी तो आके आप लोग देखे ना, फिर क्या हुआ, कांग्रेस भी जो है ना एक
भारत छोड़ो आंदोलन का एक हिस्सा भी बन गई थी आगे आके। देखा है ना आप लोग ने 1942 का, देखिएगा लो आप लोग। चलिए, बिपिन चंद्र डॉक्ट्रिन की दृष्टि साम्राज्यवादी था, लेकिन उन्हें कांग्रेस को उन्होंने कम आंक लिया था, लेकिन यही कांग्रेस आगे चलकर ब्रिटिश राज की सबसे बड़ी चुनौती बनी थी। क्यों बनी थी? C.H. फिलिप्स क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन एक कुशल राजनीतिक थे, लेकिन भारत की राजनीतिक चेतना के समझने में क्या हुआ, वो सफल रहे। मृत्यु देत भारत छोड़ने के बाद वे ब्रिटेन लौट गए और आगे भी कूटनीतिक पदों पर रहे थे। मृत्यु 12 फरवरी 1902 में बेलफास्ट आयरलैंड में हो गई थी। और इसका थोड़ा कंक्लूजन आइए देखते हैं। कंक्लूजन में क्या देखेंगे? देखिए, एक चीज ये भी बता रहा हूं, जो अपने अंदर चल रहा है ना जो चीज, तो बाहर का अगर लोग देखता है, लेकिन बाहर के लिए हम सारे एक हैं, याद रखिएगा। यहाँ जो है सो है, तो ये सब चीज उस टाइम में भी था। समझ रहे हैं आप लोग? तो अगला कंफ्यूज, वही ये डॉक्टर साहब जो थे ना, कंफ्यूज हो गए थे कि अरे क्या हो रहा है। बाद में देखे कि अरे कांग्रेस भी ये क्या हो गया भाई, ये तो हम कुछ और समझ रहे थे, ये कुछ और हो गया। ये चीज है। लॉर्ड डॉक्ट्रिन भारत के उन वह सरायों में गिने जाते हैं जिनके कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ था। वे स्वयं को महान कूटनीतिक मानते थे, लेकिन वो थे भी नहीं। मेरा अपना मानना है, लेकिन इनका मानना है। और आप लोग लिखिएगा तो लिखिएगा कि नहीं, डॉक्ट्रिन साहब जो थे वो महान कूटनीतिक थे, अच्छे विचारवादी थे, अच्छे महान्यायवादी थे आप लोग। लेकिन आगे जाके तर्क में क्या दीजिएगा कि नहीं, ये उनका भूल था कि ना तो अच्छे विचारवादक थे, ना अच्छे कूटनीतिक थे, ना अच्छे महान्यायवादी थे। वो कुछ नहीं थे, ना अच्छे वो साम्राज्यवाद के होड़ जो लगी हुई थी उसको विस्तार करने में वो विफल भी रहे। आप लोग ये भी दिखाइएगा। आप लोग इस तरह लिख के ले जाइएगा और गेम पलट दीजिएगा। वहां देखिएगा एग्जामिनर आपको जानते हैं, जैसे आपको 160 वर्ड्स लिखना है ना, 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स आप लोग मेंस में लिख रहे हैं ना, मतलब जाके अगर इसमें अगर 100 इनके अगर सपोर्ट में जा रहे हैं तो आप लोग 150 इनमें अल्टर में चले जाइएगा। डॉक्ट्रिन साहब के बारे में आता है, जैसे अगर 20 नंबर का है ना एग्जामिनर, एक ही नंबर काटेगा, 19 नंबर आपको दे देगा। ये एकदम मेरा 100% दावा है कि 20 में आप लोग 19 नंबर लेके आइएगा, 50 में आप लोग 49 नंबर लेके आइएगा, 100 में 99 नंबर लेके आइएगा। मेरा दावा है, ये चीज समझ रहे हैं आप लोग? तो यही चीज है, उन्होंने कांग्रेस को छोटा और महत्वहीन समझा। यह कांग्रेस आगे चलकर ब्रिटिश राज के अंत के कारण बनी थी। बर्मा युद्ध के माध्यम से उन्होंने साम्राज्य का विस्तार तो किया, पर भारत पर बोझ बढ़ा। इतिहास में उनका नाम कांग्रेस की स्थापना और ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्यवादी नीतियों से जोड़ा हुआ था। देखिए, अब इनको कुल मिलाकर लॉर्ड डॉक्ट्रिन के बारे में थोड़ा समय दूंगा, लेकिन उसके पहले एक चीज आप लोगों को बता दे रहा हूं कि जब आप लोग लिखिए तो इसको लिखिए इस तरह से। आप लोग पूरा लिख के आइए, जो चीज मैं बता रहा हूं इनके बारे में उस हिसाब से आप लोग लिख के आइए। देखिए एग्जामिनर कैसे नंबर नहीं देगा। एक छोटा सा एक खाना बनाइए आप, जो इंट्रोडक्शन आप दे रहे हैं शुरू में, उस हिसाब से, और उसको लेके चलते चलिए, ठीक ना। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखिए, लिख दिए, एनालिसिस लिख दिए, कंक्लूजन लिख दिए। तो आप लोग ये सब चीज है ना, उसके बाद एंड में जो है ना थोड़ा लिख के इसमें पूरा ये 4 पोर्शन पे अगर आप लोगों का कमांड हो गया और एक शैली आ गई लिखने का, मेंस में बल्ले बल्ले हो जाइएगा आप लोग। कोई चाह के नहीं रोक सकता है, मेरा ये दावा है। हिंदी मीडियम वाले टॉप करेंगे, टॉप करेंगे, टॉप। कंटेंट भी दे रहा हूं, आप लोगों को पढ़ना आप लोगों को है। आइए डॉक्ट्रिन साहब को थोड़ा सा करके फिर। तो कुल मिलाकर लॉर्ड डॉक्ट्रिन क्या थे? वो कार्यकाल उनका भारतीय इतिहास में एक संक्रमणकालीन अध्याय माना जाता है, जहां एक और ब्रिटिश साम्राज्य ने अपना विस्तार किया, वहीं दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की इसमें क्या हुआ था, नींव रखी गई थी।